आज हम कक्षा 5 में हमारा परिवेश विषय का पाठ 6 वन्य जीवों के संरक्षण का एक प्रकरण जीव जंतुओं की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आप लोग पालतू जानवरों एवं उनकी उपयोगिता को जान जाएंगे। आप लोग वन्य जीवों एवं उनके महत्व को जान जाएंगे और साथ ही साथ जीवों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा आपके अंदर। तो बच्चों, ये आज हम लोग सीखेंगे। आइए मैं अपने प्रकरण के ऊपर वापस आती हूँ। सबसे पहले मैं आज के प्रकरण की शुरुआत करूंगी एक पहेली से। पहेली सुनिए। टॉमी मेरा नाम है, भौंकना मेरा काम है, कोई आए तो दांत दिखाऊं, दोस्त आए तो पूंछ हिलाऊं। सबको पता चल गया ना, टॉमी नाम और भौंकने का काम कौन करता है? कुत्ता। बिल्कुल सही बच्चों। तो इस पहेली का जवाब है कुत्ता। तो आप लोग को मालूम है कि कुत्ता हम लोग क्या करते हैं? पालते हैं अपने घर में, है ना, क्योंकि वो हमारे घरों की रखवाली करता है। चलिए अब मैं इसी पर आगे जंतुओं की बात करती हूँ। ये देखिए कितने सारे सुंदर सुंदर जानवर हैं। अच्छे लग रहे हैं ना बच्चों आप लोग को? ये देखिए, ये कौन है? म्याऊ म्याऊ करती हुई बिल्ली। ये कौन है? सरपट सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा जो दौड़ता है। ये कौन है? हमारे घर में पली हुई प्यारी सी गाय। ये कौन है? छोटा सा चूहा जो हम लोग के कपड़े भी कुतर जाता है, किताबें भी कुतर जाता है। ये कौन है? और ये तो जंगल का राजा शेर है। ये कौन है? ये जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी। तो आप तो इन सारे जानवरों को पहचानते हैं ना। अच्छा, अब ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं या घर में पाल लेते हैं, और कौन से जानवर ऐसे हैं जिनको हम अपने घर में नहीं पाल सकते हैं। सबको पता है कि बिल्ली को हम अपने घर में पालतू बनाकर रखते हैं ताकि वो चूहों को मारकर खा जाए। और कितनी प्यारी होती है ना बिल्ली कि मन करता है कि उसको गोद में लेके बैठे रहें। ये चूहों को भगाती है और हमारे अनाज की और हमारे कपड़ों की हिफाजत करती है। ये देखिए, ये कौन है? घोड़ा। घोड़ा आप लोगों ने देखा होगा। घोड़े की सवारी की है आप लोगों ने? अगर नहीं की होगी तो जरूर आप इक्के या टांगा में बैठे होंगे, जिसमें आगे घोड़ा होता है और वो गाड़ी को आगे लेकर जाता है। तो घोड़ा जो है सवारी के काम आता है, और उसके साथ साथ क्या होता है? बोझा ढोने के काम आता है। चाहे घोड़े पर अकेले बैठ के सवारी कीजिए, चाहे उसके पीछे गाड़ी लगा लीजिए और इक्का और टांगा बना लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, ये हमारे पास आ गई हमारी प्यारी सी गैया, यानी हमारी गाय माता। गाय माता से हमें क्या मिलता है? सबको मालूम है ना, दूध मिलता है जिसको बच्चे पीते हैं। और खाली दूध नहीं मिलता है, दूध से बनी हुई और सारी ढेर सारी चीजें भी हमें दूध से मिलती हैं। इसीलिए तो हम लोग गाय को अपने घर में पालते हैं ना बच्चों, क्योंकि हमें गाय से दूध मिलता है। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कौन है? छोटा सा चूहा। चूहा क्या करता है? सबके घरों में कोने कोने में बिल बना के घुसा रहता है, और जहां देखता है कि कपड़ा रखा है पुराना, उसको कुतर कुतर करके अपने दांतों से खा जाता है। खाने का सामान, रोटी कुतर जाएगा, बिस्किट कुतर जाएगा, अनाज खा जाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। किसानों को तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये कौन है? आप लोग सब जानते हैं, ये जंगल का राजा शेर है। शेर दहाड़ता है। आप लोगों ने शेर की दहाड़ सुनी है? ये शेर जो है, क्या हम इसको अपने घर में पालते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको घर में पाल लेंगे तो क्या होगा? जब ये भूखा होगा तो ये हमें को खा जाएगा ना, हमको नुकसान पहुंचा लेगा। तो हम इसको घर में नहीं पालते हैं। अब ये हाथी। हाथी को देखिए, साइज में इतना बड़ा हाथी है ये, है तो क्या हम इसको अपने घर में पाल पाएंगे? मुझे तो लगता है कि हम इसको घर में नहीं पाल सकते, क्योंकि इसके लिए इतना सारा हम गन्ना और इसको खिलाने के लिए पत्ते कहाँ से लेकर आएंगे? या तो हम उसको पाल लेंगे या हम अपने आप का खाना करेंगे। इसलिए हम लोग हाथी को नहीं पालते। लेकिन कुछ लोग हाथी को पालते भी हैं, जो उनसे सवारी का काम कराते हैं या बोझा ढोने का काम कराते हैं। जैसे लकड़ी वकड़ी के जो गट्ठर होते हैं, जब जंगल कटते हैं तो इमारती लकड़ी का सामान वो लोग लेके आते हैं। तो जंगल में गाड़ियां क्योंकि नहीं जा पाती हैं, तो वो लोग हाथी का इस्तेमाल करते हैं बोझा ढोने के लिए। चलिए बच्चों, अब इन जानवरों की सहायता से मैं आपको आगे एक और बात बताती हूँ। ये देखिए, ये कौन है? इसको भी आप लोग पहचान गए होंगे। ये है हमारी बैल
गाड़ी। ये देखिए बैलगाड़ी, ये है हमारी बैलगाड़ी। ये देखिए बैल के पीछे क्या बंधी हुई है, गाड़ी बंधी हुई है। और बैलगाड़ी क्या करती है, पीछे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। और बैलों से और भी काम कराया जाता था ना, जब खेतों में कराई जाती है तो वो किसके द्वारा कराई जाती है बच्चों, बैलों के द्वारा। अब तो सब ट्रैक्टर से भी करते हैं, लेकिन पहले बैलों से ही कराई जाती थी। अब बच्चों, ये सारे जानवरों को हमने जो नाम बताया, इनके ऊपर एक कविता है, वो देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बैठे जानवर सभी एक दिन मिलजुल कर बतियाने, बैठे जानवर सभी एक दिन मिलजुल कर बतियाने, सोच विचार करें सभी वो आखिर कहाँ वो जाएं, सोच विचार करें सभी वो आखिर कहाँ वो जाएं, गर्मी की छुट्टी भी हो गई घर बैठे घबराएं, सबने आखिर सोच लिया कि पिकनिक पर वो जाएं, शेर सबका राजा था तो कहने लगा वो सबसे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे सभी लोग अब घर से, हाथी बोला, हाथी बोला मैं लाऊंगा गन्ने का मीठा मीठा रस, चूहा बोला मैं लाऊंगा मूंगफली और बिस्किट, गाय बोली मैं लाऊंगी ठंडी ठंडी लस्सी, लस्सी के बारे में सुनकर बिल्ली को आ गई मस्ती, घोड़ा बोला मैं ढोऊंगा सबका ये सामान, बैल बोला मेरी गाड़ी भी है अब तैयार। तो बच्चों देखिए, अभी हमने जिन जानवरों के चित्र आपको दिखाए थे, ये उन्हीं के ऊपर एक कविता बनी हुई है। और जरा गौर से इस कविता को देखिए कि सारे जानवर एक दिन बैठे हो, उनकी गर्मियों की छुट्टी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो सबने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। और देखिए हाथी क्या लेकर आया, गन्ने का रस, क्योंकि हाथी को गन्ना पसंद है। चूहा क्या लाया, मूंगफली और बिस्किट, क्योंकि चूहा छोटा होता है तो वो मूंगफली के दाने ला सकता है। गाय बोली मैं लाऊंगी ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि लस्सी बनती है दही से और दही बनता है दूध से, तो गाय ने भी वही चीज लाने के लिए कहा ना, जो कि वो आसानी से ला सकती थी। फिर घोड़ा बोला मैं ढोऊंगा सबका ये सामान, क्योंकि घोड़ा बोझा ढोने का सामान जो है वो काम करता है और सामान को ले जाता है, तो इसीलिए उसने कहा मैं सबका सामान ढो लूंगा। तभी बैल कहने लगा कि बैल बोला मेरी गाड़ी भी है अब तैयार, कि मेरी गाड़ी तैयार है, जिसको पीछे गाड़ी में बैठना है वो बैठे, चले हम लोग पिकनिक पर चलते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जानवरों के बारे में ही छोटी सी कविता थी। आप लोग को ये कविता अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको याद करिएगा और पढ़िएगा। अब देखिए, हमने जानवरों की जब बात की यहाँ पे, तो अब हम इनको छाटेंगे कि इस कविता में हमने कौन कौन से जानवर देखे, पालतू जिनको हम पालते हैं, चूहा, गाय, बिल्ली, घोड़ा, बैल। देखिए चूहे की बात यहाँ पे आती है तो हम ये कहेंगे चूहा हमारे देश में हम लोग नहीं पालते हैं, क्योंकि चूहा अगर हम पालेंगे तो ये तो किसानों का दुश्मन है और हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अन्य देशों में चूहे को भी एक पालतू जानवर की तरह पाला जाता है, इसलिए आप लोग को सिर्फ ये जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ पे पालतू जानवर में चूहे का नाम लिखा है। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग भी पाल रहे हैं इसको। फिर जंगली जानवर में आ गए शेर और हाथी, उसके अलावा भेड़िया हो सकता है, बारहसिंगा हो सकता है, हिरन हो सकता है। तो बच्चों बहुत सारे और जानवर हैं, लोमड़ी, सियार, नीलगाय, ये सब हमारे जंगली जानवर हो सकते हैं। और हम पालतू जानवर देखें तो वो भी बढ़ जाएंगे, मुर्गी भी हो सकती है, बत्तख भी हो सकती है, उन सबको भी पाला जाता है। तो बच्चों अब आप लोग को ये अंतर तो समझ में आ गया होगा कि वो जानवर जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, और जिनको हम नहीं पालते और अपने घर में नहीं रख सकते हैं, उनको हम वन्य जीव या जंगली जानवर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए बच्चों, पालतू जानवरों का उपयोग। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि गाय ने कहा था लस्सी लाने के लिए कविता में, तो लस्सी का दही बनेगा किससे, दूध से। तो गाय के दूध से हमें और क्या क्या मिलता है, दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ, पनीर, चीज, ये सारे आइटम्स, खोया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम किससे बनाते हैं, दूध से। इसीलिए गाय हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी पशु है।
अगले पशु की बात हम करते हैं, बैल। देखिए बैल अभी हमने कविता में पढ़ा था कि बैलगाड़ी यानी वो यात्रियों को ले जाने का काम भी कर रही है, और यहाँ पर लिखा है जुताई। तो हम खाली एक काम बैल से नहीं कराते हैं, बैल से हम खेतों की जुताई भी कराते हैं, और साथ साथ बैलगाड़ी से लोग आने जाने का काम भी करते हैं उन स्थानों पर जहां पर अभी मोटर गाड़ी या ट्रेन या बसों की सुविधा नहीं हुई है। अभी भी हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जो इतने अंदर की तरफ बसे हुए हैं कि जहां के सड़क के बाहर तक तो हम बसों से जा सकते हैं, लेकिन अंदर 3-3, 5-5 किलोमीटर अंदर गांव बसे हैं, तो वहां पर इन्हीं बैलगाड़ियों का सहारा लिया जाता है। फिर बात आ जाती है घोड़ा। घोड़ा भी सवारी के काम आता है और बोझ ढोने के, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी, इक्का और तांगा। और उसके अलावा क्योंकि घोड़े की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो प्राचीन समय से जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो घुड़सवारी करते थे, और जो जंग के मैदान में जाते थे तो वो घोड़े पर सवार होकर ही जाते थे। देखिए गधा सामान ढोने का काम करता है। शहरों में देखा जाता है जब लोग अपना अपना मकान बनवाते हैं और उनका मकान का सामान, ईंटें, मोरंग, सीमेंट जाने के लिए गाड़ी जाने की जगह नहीं होती है कि वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली जा पाए, तो वो लोग उस सामान को गलियों में जो पहुंचवाते हैं वो गधे के द्वारा या खच्चर के द्वारा पहुंचवाते हैं। उसके ऊपर लाद कर वो पतली पतली गलियों में पहुंचवा देते हैं ताकि वो उसके अंदर पहुंच जाए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आया था बकरी। बकरी से हमें मांस मिलता है। जो लोग मांसाहारी होते हैं वो बकरी का मांस जो है वो खाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए मुर्गी। मुर्गी से हमें अंडा मिलता है। अंडे का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है। केक बनाने में, अंडे का ऑमलेट बना के खा सकते हैं, या लोग पोल्ट्री फार्म में भी आगे बढ़ाने के लिए उसका अंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मुर्गी का मांस भी खाया जाता है। फिर आ जाता है बिल्ली। बिल्ली हमारी चूहों से रक्षा करती है, हमारे कीमती सामान को चूहों से बचाने का काम करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऊंट। ऊंट भी एक पालतू जानवर है जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया था। और ऊंट की एक विशेषता ये होती है कि ये उन स्थानों पर चल लेता है जहां पे अन्य जानवर अच्छे से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, और ऊंट मुख्य रूप से रेगिस्तान में चलता है। रेगिस्तान क्योंकि रेत से भरा हुआ होता है, तो ऊंट के लंबे गद्दीदार पैर जब उसमें जाते हैं तो रेत धंसती कम है गद्दीदार पैरों की वजह से, और ऊंट उस रेगिस्तान में चल लेता है आसानी से। जबकि कोई और जानवर जब उस रेगिस्तान में चलता है तो उसके पैर धंस जाते हैं और वो उतनी तेजी से नहीं चल पाता है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। फिर आगे बात हमारे पास, जाड़े के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों? सबको पता है ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब ऊनी कपड़े बनते किससे हैं? ऊन से। तो ऊन हमें जो प्राप्त होता है वो भेड़ और याक से प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने भेड़ का नाम लिखा है कि भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, और उस ऊन से ऊनी कपड़े यानी स्वेटर, शॉले, दास्ताने, मफलर आदि बनाया जाता है। फिर आखिरी जानवर हमारा यहाँ पे आ जाता है, देखिए कुत्ता। कुत्तों के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग रखवाली करवाते हैं अपने घर की, या पुलिस इस्तेमाल करती है। क्यों? कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया जाता है अपराधियों को पकड़ने में? और कुत्ते का इस्तेमाल हम घर की रखवाली के लिए क्यों करते हैं? उसका एक कारण यह है, मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा दोहरा रही हूँ, कि क्योंकि कुत्ते की सूंघने की, सुनने की और देखने की क्षमता मनुष्यों की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। तो हम उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं यदि कोई हमारे घर की तरफ आ रहा है, और ना हम उसकी गंध सूंघ पा रहे हैं यदि कोई हमारे घर की तरफ आ रहा है। लेकिन कुत्ते ने उस गंध को सूंघा, उसकी आवाज को भी सुना कि पैदल चलने की पदचाप की आवाज आ रही है, तो कुत्ता भौंकने लगता है। हम सोचते हैं कुत्ता क्यों भौंक रहा है, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन कुत्ते के संवेदी अंग इतने ज्यादा डेवलप हैं कि कुत्ते को मालूम है कि कोई इस घर की तरफ आ रहा है, तो वो अजनबी को देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। इसीलिए अजनबी लोग उससे डरते भी हैं, क्योंकि वो अजनबियों को देखकर दांत दिखाता है और उनको दौड़ाता है, और अगर कोई खतरनाक लगता है तो उसको काट भी लेता है। तो बच्चों, आप लोगों को पालतू जानवरों का उपयोग समझ में आ गया होगा। अब रही बात पालतू जानवरों का उपयोग। चलिए, पालतू जानवरों का उपयोग तो हमें मालूम है कि हमें कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त होता है, तो क्या जंगली जानवर या वन्य जीव भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही उपयोगी हैं जितने कि हमारे लिए पालतू जानवर होंगे? जरूर, बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जंगली जानवरों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। मान लीजिए ये शेर है, ये हमारा जंगल का राजा है,
ये मांसाहारी होता है और ये हिरण को, नीलगाय को, बारहसिंगे को, इन सबको खाता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, हिरण की बात ले लेते हैं या बकरी की बात ले लेते हैं। यदि सारे के सारे शेर खत्म हो जाएं दुनिया से, तो हिरणों की संख्या में क्या होने लगेगा? ऑब्वियसली वृद्धि हो जाएगी। भाई हिरण को खाने का काम कौन करता है? शेर। अगर शेर मर जाएंगे, शेर है ही नहीं जंगल में, तो हिरण क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जितने हिरण बढ़ेंगे उनको खाने के लिए उतने अधिक पेड़ पौधे चाहिए होंगे। तो पेड़ पौधे हिरणों ने खा लिए, तो मनुष्यों के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम चला आ रहा है वो क्या हो गया? बिगड़ गया। चलिए ये तो हमने मान लिया एक एग्जाम्पल। अब अगर हम शेर को जिंदा रखें, सारे हिरणों को मार डालें, अगर सारे हिरण, सारी बकरियां मर जाएं, अब बताइए सारे हिरण बकरियां मर गए तो मर जाएंगे तो पेड़ पौधों का क्या हाल होगा? पूरे पूरे जंगल जो हैं वो कितने घने हो जाएंगे, घास कितनी बड़ी बड़ी हो जाएगी। उसको कौन खाएगा? क्योंकि उसको खाने वाले तो है ही नहीं। ये जब है ही नहीं तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? बेइंतहा हो जाएंगे, बहुत अधिक संख्या में। लेकिन इतने पौधे होने के बावजूद भी शेर के किस काम के? क्योंकि शेर तो घास खाता ही नहीं है, शेर तो पेड़ खाता ही नहीं है। तो जितने भी मांसाहारी जीव होंगे वो इनके ना होने के कारण अपने आप ही मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो पूरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और आखिर में झेलना किसको पड़ेगा? मनुष्य को, यानी मानव को। तो ये देखिए, संतुलन बनाए रखना प्रकृति का कौन करता है? वन्य जीव और जंगल। यानी जंगल में जो वन्य जीव रह रहे हैं और वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो एक ऐसा संतुलन बना के रखते हैं दुनिया में, ताकि जिससे हर जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या में समानता बनी रहे और हमारा जो पृथ्वी है वो उसके कारण बनी रहे, सुरक्षित रहे और समाप्त ना होने पाए। लेकिन हम लोगों ने जंगलों को काट कर उस संतुलन को बिगाड़ा, जिसका खामियाजा हम आज पॉल्यूशन के रूप में या प्रदूषण के रूप में भुगत रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जंगली जानवरों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग देखिए, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए इसको करने से पहले हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा था। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद कहा कि जाओ जाके ढूंढ के लाओ, अपने मंत्रियों से कहा ढूंढ के लाओ कि कोई जीव जंतु ऐसा हो जो किसी काम का ना हो, जिसका कोई उपयोग ना हो। जाओ उसको ढूंढ के लाओ और पता लगाओ। अब सारे मंत्रियों ने सबको काम पे लगा दिया और फिर कई महीने की उन लोगों ने खोज की, रिसर्च की। खोज करने के बाद आखिर में आके एक जवाब दिया कि महाराज, एक जंतु ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। तो राजा ने पूछा कि वो कौन सा है? सबने कहा सर, मकड़ी जो होती है उसका कोई कार्य नहीं है, वो बिल्कुल अनुपयोगी जंतु है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तब राजा ने सोचा, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी कि मकड़ी जो है वो अनुपयोगी है, तो सारी मकड़ियों को मरवा दिया जाए। लेकिन तभी क्या होता है कि दुश्मन देश जो होता है वो इस राजा के देश के ऊपर आक्रमण कर देता है। राजा को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती है और वो जाता है जहां पे उसके जंगल होते हैं और गुफाएं होती हैं, वहां जाके गुफा में छुप जाता है। लेकिन मकड़ियां जो होती हैं, जब राजा उस गुफा के अंदर चला जाता है तो बाहर से घना घना जाल बना देती हैं। जब घना जाल बन जाता है तो जब उसके दुश्मन उधर से गुजरते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे गुफा के बाहर तो जाल बना हुआ है, इसके अंदर तो कोई होगा ही नहीं। तो वो ऐसे ही टाल के चले जाते हैं और इस तरीके से राजा की जान बच जाती है। फिर राजा जब निकल के बाहर आता है तो वो अपने मंत्रियों से कहता है कि तुम लोगों से किसने कहा कि मकड़ी किसी काम की नहीं है? आज उसी मकड़ियों ने हमारी जान बचाई। अगर उन्होंने जाला ना बुना होता तो आज मैं मर गया होता दुश्मनों के हाथ से। तो हम ये कह ही नहीं सकते बच्चों कि कोई भी जंतु हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इवन एक छोटा सा कीड़ा, एक जो पतंगा होता है, उसका भी हमारे प्रकृति में कोई ना कोई महत्व है। अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो हमारी प्रकृति के संतुलन में बदलाव आ जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवर यानी वन्य जीवों का भी अपना ही एक अलग महत्व होता है और हमें इसीलिए इन सारे जानवरों के प्रति अपने मन में एक संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए
कि हम किसी जानवर को मारे ना, सताए ना, परेशान ना करें। आपने देखा होगा अक्सर शैतान बच्चे जो होते हैं वो जानवरों को ईंटा उठा के मारते हैं, कभी पत्थर उठा के मार देते हैं, नहीं तो डंडे से मारते हैं। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी वही तंत्रिकाएं, वही संवेदी अंग पाए जाते हैं जो हमारे अंदर। हम देख सकते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर हमें दर्द होता है तो उनके त्वचा में भी छूने पर उनको दर्द होता है। तो बच्चों कभी भी ये काम मत कीजिए कि आप जंतुओं के प्रति संवेदनशील ना होकर असंवेदनशील बन जाइए। ये सोचिए जो आपके आसपास सारे जानवर पाए जा रहे हैं वो भी सजीव हैं, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। तो बच्चों आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की आजीविका यानी अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण ही वो जीव जंतुओं के भरोसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा सपेरा, जैसे सांप के द्वारा उसका जीविका चलती है। सर्कस में भालू और शेर को नचाया जाता है और मदारी जो है वो बंदर को नचाता है। तो यदि सपेरा सांप का नाच ना दिखाए तो वो क्या खाएगा, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा और अपने बच्चों को कैसे पाले पोसेगा। इसी प्रकार से सर्कस में भालू का वो दिखाया जाता है जो डांस होता है, और शेर का भी कारनामे दिखाए जाते हैं उसको भी पालतू बना के। ये मदारी बंदर का नाच दिखाता है। लेकिन मैं उन आजीविका चलाने वाले लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आप लोग भी अगर ऐसे लोगों को मतलब आजीविका पाल कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, लेकिन उन जानवरों के प्रति अपने हृदय में एक संवेदनशीलता रखिए। आप अपनी आजीविका चलाइए लेकिन उनका भी ख्याल रखिए जिसकी वजह से आपकी आजीविका चल रही है। उनको इतना दंडित ना कीजिए, उनको इतना तकलीफ मत दीजिए कि वो उस काम को मन से ना करें। वो आपके अपने बनकर रहे हैं, आप उनको इतना प्यार दीजिए। और बच्चों मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर आप कभी इन लोगों को देखें कि उनके ऊपर जो है जैसे सपेरा सांप को बहुत कठिनाई से रख रहा है, इसमें सर्कस में भालू के ऊपर जो है वो ज्यादा चाबुक चलाया जा रहा है, या बंदर को वो मदारी डंडे मार रहा है, तो आप लोग उस मदारी को रोकिए, उसको खाना दीजिए और कहिए कि तुम आजीविका चलाओ लेकिन इनके ऊपर जुल्म ना